दोस्तों, आज हम अरनेश कुमार की माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ेंगे। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की ये रूलिंग 2014 में आई थी और तब से ये आज तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलिंग बनी हुई है। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसकी बेंच में मेंबर थे ऑनरेबल जस्टिस चंद्रमौली पिंकी चंद्रा घोष। तो इन दोनों ऑनरेबल जजेस ने इस प्रकरण का डिसीजन दिया था। अरनेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अरनेश कुमार अपीलांट था और स्टेट ऑफ बिहार जो है इसमें रेस्पोंडेंट था और इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1277/2014। मैं आपको ये पूरी रूलिंग जो है वो हिंदी में समझाऊंगी और ये बताऊंगी कि किस तरह आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये जो अरनेश कुमार की रूलिंग थी ये 498A के केस पर आधारित थी। 498A के केस पर, ठीक है। इसमें अरनेश कुमार जो है वो पिटिशनर था। पिटिशनर का मतलब ये है कि उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था 498A का। ये धारा आईपीसी की धारा है। इसमें क्रूरता का वर्णन दिया गया है, क्रूअल्टी टू वाइफ, यानी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ क्रूअल्टी करता है तो सेक्शन 498A में पत्नी मुकदमा दर्ज करा सकती है। तो अरनेश कुमार की जो पत्नी थी श्वेता किरण, उसका नाम था श्वेता किरण, उसने अपने पति अरनेश के खिलाफ 498A आईपीसी में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। और मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जब पुलिस इस अरनेश कुमार को गिरफ्तार करना चाहती थी तो इसने जो है एंटीसिपेटरी बेल की दरख्वास्त लगाई, यानी अग्रिम जमानत। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत। इसमें क्या होता है अग्रिम जमानत में, ये अग्रिम जमानत देने का राइट जो है वो सेशन जज, हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो इस मामले में अरनेश कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया और नीचे की कोर्टों में उसको बेल नहीं मिली तो फिर एसएलपी उसने पेश की माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसमें जो प्रकरण के तथ्य थे वो ये थे कि जो अरनेश कुमार की वाइफ थी उसने क्या कहा अपनी प्लेंट में, प्लेंट नहीं, उसको कंप्लेंट कहेंगे, कि पुलिस के सामने जो उसने अपनी कंप्लेंट पेश की उसमें क्या कहा कि अपीलांट इज़ दैट डिमांड ऑफ ₹8 lakhs ए मारुति कार एंड एयर कंडीशनर टेलीविजन सेट वॉज मेड बाय हर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, यानी उसके सास ससुर ने उससे 8 लाख रुपए मांगे दहेज में, मारुति कार, एयर कंडीशनर और टेलीविज़न मांगे। और जब उसने व्हेन दिस फैक्ट वाज ब्रॉट टू द अपीलांट्स नोटिस, जब उसने अपने पति को ये बात बताई तो ही सपोर्टेड हिज मदर एंड फादर, उसने अपने मदर एंड फादर को ही सपोर्ट किया। थ्रेटन टू मैरी अनदर वुमेन, और ये कहा कि अगर वो इस तरह करेगी तो वो दूसरी शादी कर लेगा। इट हैज़ बीन alleged that she was driven out of the matrimonial home due to non-fulfillment of the demand of dowry। उसने ये कहा, पत्नी अपनी दरखास्त में, अपनी कंप्लेंट में ये लिखती है कि जब मेरे सास ससुर और पति की ये डिमांड पूरी नहीं हुई दहेज की तो उन्होंने मुझे अपने विवाहित होम से, विवाहित घर से बाहर निकाल दिया। तो इस एलिगेशन के साथ जो अरनेश कुमार है वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर माननीय हाई कोर्ट पहुंचता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उन्होंने ये कहा कि जो श्वेता किरण है उसकी पत्नी, उसने ये आरोप झूठे लगाए हैं और कोई क्रूरता उसने अपनी पत्नी के साथ नहीं की है, इसलिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको अग्रिम जमानत का लाभ दे। अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन 498A के बारे में कुछ चर्चा की है। उन्होंने ये कहा है कि इन दिनों ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। देयर इज़ फिनोमिनल इंक्रीज इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इन रिसेंट ईयर, कि बहुत ही ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ ग्रेटली रिवर्ड इन दिस कंट्री, ये जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज है ये बहुत ही खतरे में आ गया है और इसलिए सेक्शन 498A आईपीसी का इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो है वुमेन का हरेसमेंट नहीं हो उसके पति और उसके रिश्तेदारों की वजह से।
इस धारा को 498A को कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय और नॉन बेलेबल अपराध बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका दुरुपयोग होने लगा इस 498A धारा का। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा, और उन्होंने कहा कि बेड रिडन ग्रैंडफादर एंड बेड, ये बहुत ही मतलब ख़राब सिचुएशन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि बेड रिडन ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स ऑफ द हस्बैंड्स देयर सिस्टर्स लिविंग अब्रॉड फॉर डिकेड्स आर अरेस्टेड, कि इस मामले में इस धारा का बहुत मिसयूज़ किया गया है। और दादा दादी जो बेड रिडन हैं, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, उन और बहनें जो अब्रॉड रहती हैं, जो विदेश रहती हैं, 498A के मामले में उनको भी कुछ मामलों में अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। और क्राइम इन इंडिया 2012 स्टैटिस्टिक्स पब्लिश्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स शोज अरेस्ट ऑफ 1,97,760 person all over India during the year 2012 for offence under section 498 IPC। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो 2012 की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इस दौरान साल 2012 में 498A के करीब 1,97,762 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये धीरे धीरे देखा जा रहा था कि द रेट ऑफ चार्जशीट इन केसेस अंडर 498 IPC इज एज हाई एज 93 पॉइंट। इसमें जो चार्जशीट के मामले हैं, जो चालान पेश करने के मामले हैं, जिनमें पुलिस ये मानती है कि प्राइमा फेसी ऑफेंस हुआ है, वो 93.6% यानी लगभग 94% मामलों में पुलिस चालान पेश करती थी। लेकिन कन्विक्शन जो रेट था वो ओनली 15% था। ये बहुत ही लोवेस्ट था, लेकिन चालान के मुकदमे बहुत ज़्यादा थे। तो इस सिचुएशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, और फिर विचार करने के बाद उन्होंने ये सेक्शन, इसमें लॉ कमीशन के पास भी इस तरह के मामले गए, तो लॉ कमीशन ने अपनी 170 रिकमेंडेशन ऑफ 177th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन, ये जो है वो सबमिट हुई 177वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट। और फिर इसके आधार पर CRPC को अमेंड किया गया, मतलब उसमें संशोधन किया गया, और 2001 में ये सेक्शन 41 इसमें इंसर्ट कर दी गई, मतलब इसके अंदर डाल दी गई। कम इन एट से 152 सेकेंड, और ये 154वीं रिपोर्ट के बारे में भी ये 94 में आई थी, इसमें भी इस बारे में कुछ प्रोविज़न किए गए। तो ये सेक्शन 41B जो है, अब क्या है कि सेक्शन 41 ये कहता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड वारंट विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी आदमी को मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के और बिना उसके वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा इसमें पॉइंट है, अगेंस्ट होम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बिन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड, यानी एक रीजनेबल परिवाद पेश कर दिया गया है। रीजनेबल का मतलब युक्तियुक्त, जिसमें युक्तियुक्त आरोप लगाए गए हैं, और या कोई विश्वास योग्य क्रेडिबल सूचना उनको प्राप्त हुई है, या कोई रीजनेबल युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है, रीजनेबल सस्पेंशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या विश्वास है या क्या युक्तियुक्त कंप्लेंट पेश हुई है कि भाई उस आदमी ने एक संज्ञान योग्य कॉग्निजेबल प्रसंग अपराध किया है, और जो लेस देन 7 years, जो 7 साल से कम की सज़ा से दंडनीय है, या एक्सटेंड टू, या उसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। ये अगर सेक्शन 41 कहता है कि ये सूचना पुलिस को प्राप्त होती है, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी, तो पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब संतुष्ट हो जाता है सारे प्राइमा फेसी एविडेंस देख के कि उस आदमी की अरेस्ट जो है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? टू प्रिवेंट सच पर्सन्स फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, ताकि वो आदमी आगे कोई अपराध ना कर सके। प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी ऑफेंस, और फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ऑफेंस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, और टू प्रिवेंट सच पर्सन कोजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर,
और टेम्परिंग विद, या फिर वो आदमी उसके लिए इस तरह का संदेह हम कर रहे हैं, पुलिस कर रही है कि भाई इस केस से संबंधित पूरी एविडेंस को वो तो गायब कर देगा या उससे कोई छेड़छाड़ करेगा, या फिर प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, या फिर वो क्या करेगा कि इस घटना से रिलेटेड जो गवाह हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं जिनके साथ अपराध हो गया, तो उनको कोई धमकी दे सकता है या उनको कोई लालच दे सकता है या उनके साथ कोई ऐसा प्रॉमिस कर सकता है कि भाई तुम्हें ये दे दूंगा, तुम अपने बयान बदल दो। तो इस टाइप की अगर कोई संदेह पुलिस ऑफिसर के दिमाग में आते हैं कि इस टाइप की कोई बात हो सकती है, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसकी अरेस्ट करवाएगा कि भाई ये मामला हो सकता है, इसलिए उसकी अरेस्ट जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट ए पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेज वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, और जहाँ इस तरह की कोई गतिविधि विद्यमान नहीं है, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसकी अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्या करेगा, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिकॉर्ड द रीजन्स इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग, तो राइटिंग में अपने कारण बताएगा कि उसकी अरेस्ट जरूरी नहीं है। तो इस टाइप की ये जो प्रोविज़न है ये सेक्शन 41 में दिए गए हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इनकी व्याख्या कर रहा है। पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 41 के प्रोविज़न बता रही है, अब इस पैराग्राफ में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट उनकी व्याख्या कर रहा है कि फ्रॉम ए प्लेन रीडिंग ऑफ द अफोरसेड प्रोविजन इट इज़ एविडेंट दैट ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म which may less than 7 years or which may extend to 7 years with or without fine cannot be arrested by the police officer। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 41 पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें ये प्रोविज़न क्या है कि अगर कोई आदमी जिसने 7 वर्ष तक की सज़ा वाला कोई ऑफेंस कर दिया है तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो इस बात से संतुष्ट ना हो जाए कि अरेस्ट के लिए दूसरे कारण भी विद्यमान हैं। ओनली ऑन इट्स सेटिस्फैक्शन दैट सच पर्सन हैड कमिटेड द ऑफेंस पनिशेबल, यानी केवल ऑफेंस करने मात्र से कि उसने, जैसे मान लो सेक्शन 308 आईपीसी है, सेक्शन 308 आईपीसी में क्या होता है कि उस आदमी का मानव वध करने के लिए उस आदमी को उस आदमी के साथ चोटें पहुंचाई जाती है, उसको मारा जाता है। अब होता क्या है कि इसमें जो सज़ा है वो 7 साल से कम है, तो केवल 300 पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि उसने 308 का प्रोविज़न ये अपराध कर दिया है तो उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध करना गिरफ्तारी का आधार नहीं है, गिरफ्तारी के आधार तो दूसरे हैं। क्या है वो दूसरे? इन सच केसेज हैज़ टू बी फर्दर सेटिस्फाइड, कि उसको पुलिस अधिकारी को इस बात से सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि आगे अपराध करने के लिए उसकी अरेस्ट जरूरी है, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, या फिर वो इस तरह का उसको संदेह है कि ये डिसअपियर कर देगा एविडेंस को, टेम्परिंग विद कर लेगा, या जो गवाह हैं अपराध से, ये से ऑफेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको इंड्यूसमेंट देगा, थ्रेट देगा, या फिर किसी विटनेस को डिस्वेड करेगा कि भाई तुम ऐसा फैक्ट जो है कोर्ट को या पुलिस को मत बताना। तो इस टाइप की अगर बातें होती हैं तो ही अरेस्ट किया जाएगा, नहीं तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अनलेस सच एक्यूज पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड, या फिर ये कारण भी हो सकता है कि अगर उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया तो ये भाग जाएगा और फिर इसको कोर्ट में पेश करना मुश्किल हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस को हम कोर्ट में इंश्योर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे कारण होने पर ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सेक्शन 41 की व्याख्या कर रहा है ना। देयर आर द कंक्लूजन्स विच वन मे रीच बेस्ड ऑन फैक्ट्स लॉ मैंडेट्स द पुलिस ऑफिसर टू state the facts and record the reasons in writing which led him to come to an conclusion covered by any of the provision aforesaid। तो ये जो बात है ये इनके बारे में प्रोविज़न किए गए हैं। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है इसके बारे में ये सेक्शन 41 को
बताया है। ठीक है, तो इस तरह सेक्शन 41A का इसमें नोटिस भी दिया जाता है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है कि उसको अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, तो फिर माननीय सुप्रीम को ये जो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, सेक्शन 41 की क्लॉज 1 में एक इशू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। जिस आदमी के खिलाफ परिवाद पेश हुआ है, कोई शिकायत आई है और उसको गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, पुलिस को लगता है कि इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो फिर उसको नोटिस देकर बुलाएंगे, उसको नोटिस देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, और फिर उसकी हियरिंग करेंगी। पुलिस जो है उसकी हियरिंग करेंगी कि भाई क्या बात हो गई, बताओ तुम। कोई बात दोनों पक्षों को आमने सामने, जैसे ए ने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है ना, ये कोई कंप्लेंट दर्ज कराई किसके खिलाफ, बी के खिलाफ, तो बी को जो है पुलिस नोटिस देकर बुलाएगी और फिर दोनों को, ए और बी को बिठाकर उनकी पूछताछ करेगी, बोलो भाई सच्चाई क्या है। तो ऐसे मामलों में नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। अब 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है, वेयर सच ए नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। अब नोटिस में कुछ शर्तें लिखी होंगी कि भाई ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, यहाँ आकर उपस्थित हो जाना, तो ये शर्तें जो है उस आदमी को माननी पड़ेंगी। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। और जब तक वो उसकी पालना करता रहता है नोटिस की, तब तक उसको जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अनलेस फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही ought टू बी अरेस्टेड। या फिर पुलिस ऑफिसर के पास कोई ना कोई कारण विद्यमान है, रीजन्स है उसके पास कि नहीं इस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। तो अर्नेस्ट कुमार सिंह का ये जो जजमेंट है बेसिकली सेक्शन 41 पर आधारित है और इसमें इन्हीं बातों की बार बार चर्चा की गई है कि अगर 7 साल से कम का ऑफेंस अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसको उसकी गिरफ्तारी पर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। और 2 पॉइंट इसमें सेटिस्फेक्शन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। पहला तो ये है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 7 ईयर्स तक की सज़ा का प्रोविज़न है, 7 ईयर्स तक की सज़ा का प्रोविज़न है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सेटिस्फाई जो है, सेटिस्फेक्शन पुलिस का होना ज़रूरी है कि भाई ये इस तरह की बातें जो है ये आदमी नहीं करेगा, कि ये भागेगा नहीं, एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेगा, है ना, एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेगा, टेम्पर विद नहीं करेगा एविडेंस को, और कोर्ट में उसकी प्रेजेंस जो है वो आराम से वो दे देगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, वो अगर सेटिस्फाई पुलिस ऑफिसर हो जाता है तो उस एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अदरवाइज फिर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो थैंक यू। आपको ये अर्नेस्ट कुमार का जजमेंट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वैसे तो पुराना जजमेंट है लेकिन अभी भी ये अदालतों में काम में लिया जा रहा है और इसके आधार पर माननीय जो अदालतें हैं वो काम कर रही हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, आप दिनों दिन रातों चौगुनी तरक्की करें, यही शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यही समाप्त।